वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम विकास कुमार है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बिहार स्टेट होल्डिंग पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। तो आप लोग को ये ज्ञात होगा कि टोटल 113 वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, ताकि उसका सिलेक्शन होने का चांस जो है बढ़ जाए। और कोई भी स्टूडेंट जब डेडिकेशन के साथ तैयारी करता है तो उसके लिए एक ही लक्ष्य होता है कि हम किसी तरह जो भी एम्बिशन होता है जॉब लेने का, आप आसानी से जॉब ले सके। ठीक है, अभी का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो किसी भी कंपटीशन में आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप पूरे सिलेबस को आप थोरोली जानते हो। आपको सिलेबस का ज्ञान बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको टॉपिक का ज्ञान नहीं होगा तो आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है, क्योंकि आपने सिलेबस को थोरोली स्टडी नहीं किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूँ तो डायरेक्ट मैं सिलेबस पे चलता हूँ, उसके बाद आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। पहले डायरेक्ट सिलेबस पे चलता हूँ, देखते हैं एक बार सिलेबस क्या है। तो दोस्तों जहाँ तक आप देख रहे हो यहाँ पे सिलेबस जो है BSPSCL के वेबसाइट पे दिया था। ठीक है, तो वहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया है। तो डायरेक्ट सिलेबस पे चलते हैं, ये देख लो आप यहाँ पे। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है JTO का जूनियर ट्रेनी ऑफिसर्स। ठीक है, ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर्स। ठीक है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ये सिलेबस है। इसमें आप यहाँ पे देखो क्या क्या है। पहले जनरल नॉलेज है। ठीक है, जनरल नॉलेज में क्या क्या है 10th लेवल का। उसमें क्या करंट अफेयर पूछेगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इससे क्वेश्चन पूछेगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछ सकता है आपको टॉपिक दिया हुआ है, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग। और ये सब जो टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो। और क्या होता है रीजनिंग में आपका मार्क्स जो है जितना ज़्यादा ला सकते हो उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। सिमिलरली आप देखो जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन में 10th लेवल का है। तो इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, आइटम्स एंड फ्रेज, पैसेज कंप्रहेंशन, तो ये सब आपका सिलेबस है। नेक्स्ट जनरल हिंदी में ग्रामर, वोकेबलरी, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेज और मुहावरा जिसको बोलते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस जो है थोड़ा लंबा है। कंप्यूटर में आप देख सकते हो क्या क्या है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जैसे CPU के बारे में है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, मेमोरी कितने टाइप्स की मेमोरी होते हैं, हार्ड डिस्क के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट, उसका एग्जाम्पल पूछ लेगा। नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम्स होता है, जैसे हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम कितना टाइप का होता है, जैसे डेसिमल होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, तो ये सब क्या है नंबर सिस्टम है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कितना टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, कितना टाइप्स का लैंग्वेज होता है। बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का जो भी बेसिक है, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, ये जो आप देख रहे हो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये जो जितना भी चीज़ इसमें है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप जॉब करेंगे, जहाँ भी आपका ऑफिस होगा तो वहाँ पे आपको सिस्टम में भी काम करना पड़ेगा, और वो सब चीज़ इससे रिलेट करता है। अब जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, आपको वेब ब्राउज़र, ईमेल आपका मिलेगा, सर्च इंजन, वेब सर्वर्स। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे हो गया LAN हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, WAN हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, मोडेम हो गया, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन क्या होता है उसके बारे में। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जैसे वायरस, मालवेयर क्या है, वार्म क्या है,
इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है। तो ये सब आपका कंप्यूटर का क्या है, सिलेबस है। ये सिर्फ अगर आप टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सिंपल है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि जितने भी बेसिक नॉलेज के का ही इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा बेसिक नॉलेज से रिलेटेड आएगा। ऐसा नहीं कि कोई वो लेंदी क्वेश्चन आपको डाल देगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप इसको टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम में, आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, जो मेन है जिसके बारे में कि मैं डिस्कस करूंगा, और इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी है उस सब का 1 बाय 1 करके उसका डिस्कशन करने वाला हूं विथ न्यूमेरिकल्स। तो टेक्निकल में आप देख सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो टेक्निकल में 50 नंबर का टेक्निकल रहेगा, तो आपको 50 में कम से कम 40 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 40 से कम आएगा, सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। इसलिए डेडिकेटली जो भी टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो भी सिलेबस है उसको आपको प्रॉपरली बेसिक कवर करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, फॉर्मूला वगैरह याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए क्या क्या एप्लीकेशन है। तो मैं डिस्कस करूँगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं। तो टेक्निकल पेपर एज पर द फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स, तो यहाँ पे देख दो, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राइंग जो भी है, कैड जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन 1, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 है, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 जैसे पावर सिस्टम वगैरह इसमें पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन 2, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन अलग हुआ, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है। मतलब ये टॉपिक वाइज दे दिया, अभी पावर सिस्टम का ही पार्ट है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। एम्बेडेड सिस्टम हो गया, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम जैसे एस्काडा के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल ड्राइव एंड कंट्रोल्स, यूटिलाइजेशन ड्राइव एंड कंट्रोल, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हो गया। इस सिलेबस को आप थ्रोली 1 बाय 1 करके जब देखेंगे तो एक आपको कंप्लीट सिलेबस का नॉलेज हो जाएगा, और एग्जाम में जो है आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो आप चलते हैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, तो वहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो घबराइए मत, मतलब अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, ठीक है। अगर आप उदास होकर बैठ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो डायरेक्ट चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो, जो कि ये BSPSCL का है। इसको थोड़ा, हाँ देखो, एग्ज़ाम कब हुआ था इसका, 30 जनवरी 2019 का पेपर है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 30 जनवरी 2019 का पेपर है। अब इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आपको आइडिया नहीं रहेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मन में एक डर भी बना रहता है किस टाइप क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसके थ्रोली उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके, तो आपको आइडिया भी मिलेगा और कंसेप्ट भी बिल्ड होगा, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट चलते हैं सॉल्यूशन पे। सेक्शन 6 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोटल 50 क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हाउ मेनी पोजीशन आर प्लेस्ड इन ए प्रिज्म विथ इट्स बेस ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। कैड मतलब पता ही है, कैड ड्राइंग होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑलरेडी आपको पता है। तो इसमें आपको पता है कि प्रिज्म के बारे में हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े थे, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, तो मतलब बोल रहा हाउ मेनी पोजीशन आर प्लेस्ड इन प्रिज्म विथ इट्स बेस ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। देखिए प्लेन क्या, कितना टाइप्स का प्लेन होता है, 2 होता है, एक होता है हॉरिजेंटल
हॉरिजेंटल मतलब ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया, और ये क्या हो गया, वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। तो प्रिज्म का जो आप कभी भी प्रिज्म देखे होंगे, आप जाके गूगल कीजिएगा, तो प्रिज्म का जो शेप रहता है वो इस तरह से रहता है। देखो मैं ड्राइंग करता हूँ, ऐसे करके ऐसे रहता है, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसे यहाँ से ऐसे किया हूँ, इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब देखना, ठीक है। अब इसका मैं मानता हूँ ये बेस है। अब इसमें कितना साइड होता है, टोटल प्रिज्म में जो साइड होता है टोटल, जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं, साइज मत सरफेस, टोटल 5 सरफेस होता है। एक सरफेस ये होता है, दूसरा ये होता है, इसके पीछे एक तीसरा होता है जो नहीं दिखेगा हम लोग को, क्योंकि ये 3D में होता है, ठीक है। और ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 5 सरफेस। तो पोजीशन बोल रहा है अगर आप बेस को फिक्स रखेंगे तो एक को तो बेस बनाना ही पड़ेगा ना, एक को आप बेस बनाएंगे, एक को बेस बनाएंगे तो मैक्सिमम कितना पोजीशन आप कर सकते हैं, टोटल कितना पोजीशन कर सकते हैं, क्योंकि एक तो फिक्स रहेगा। टोटल कितना रखेंगे, टोटल कितना है, 5 सरफेस है, तो कितना हो जाएगा 4, 5 - 1, टोटल कितना आंसर होगा, 4 होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, ए जनरेटिंग स्टेशन हैज ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 25 मेगावाट, लोड फैक्टर 60%, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 50%, प्लांट कैपेसिटी निकालना है। मतलब कोई जनरेटिंग स्टेशन है। अब जनरेटिंग स्टेशन मतलब क्या समझते हो, जनरेटिंग स्टेशन मतलब वैसा स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, बन रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन क्या हो गया, एक जनरेटिंग स्टेशन है, क्या करता है, ये पावर को जनरेट करता है। आप पावर जनरेट बहुत सारे सोर्स से कर सकते हैं। पावर जनरेशन जैसे आपका NTPC में थर्मल से होता है, कहीं सोलर से जनरेशन होगा, कहीं विंड से जनरेशन होगा, कहीं न्यूक्लियर से जनरेशन होगा, ठीक है, और कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है। तो ये सब टाइप क्या है, ये जनरेशन यानी जनरेटिंग यूनिट है जो जनरेट करता है क्या चीज़ को, पावर को। मतलब बोल रहा है एक जनरेटिंग स्टेशन है जो मैक्सिमम डिमांड ऑफ 25 मेगावाट। तो आप सिंपल लिखो, आपको बहुत सिंपल है, घबराने की बात नहीं। आप देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ था, आपको पी मैक्स लिखना। पी मैक्स क्या है, 25 मेगावाट, ठीक है। लोड फैक्टर, लोड फैक्टर को LF लिखते हैं, 60% मतलब 0.6, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ PCF लिख देते, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है 0.5, 50% है मतलब 0.5। मुझे निकालना क्या है, प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। अब देखो आपको यहाँ पे फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला क्या क्या, लोड फैक्टर का क्या होता है फार्मूला, मैं नीचे लिखता हूँ, बाद में इसको मिटा देंगे। लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड मतलब PM कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड मतलब PM। तो एवरेज लोड कितना है आपका निकालना है मुझे, लोड फैक्टर दिया हुआ है, तो लोड फैक्टर 0.6, एवरेज लोड क्या है निकालना है मुझे, एवरेज लोड अब बाई मैक्सिमम PM दिया हुआ कितना 25 मेगावाट, 25 हो गया, 25 × 0.6, तो एवरेज लोड क्या हो जाएगा 15 मेगावाट। मतलब 15 मेगावाट जनरेटिंग स्टेशन का क्या है, एवरेज लोड है। अब मुझे निकालना है क्या, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर तो दिया हुआ, प्लांट कैपेसिटी सिंपल फार्मूला होता है प्लांट कैपेसिटी का, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू होता है एवरेज लोड बाय टोटल प्लांट कैपेसिटी या प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी आप लिखते जाओ। अब देखो PCF प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ 0.5, तो आप यहाँ पे लिख दो 0.5 इक्वल टू एवरेज लोड आपका निकल गया 15, अब बाय प्लांट कैपेसिटी को यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए आंसर आ गया आपका। तो प्लांट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी इक्वल टू 0.5 इधर हो जाएगा डिवाइड, तो 15/0.5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 30 मेगावाट हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर 30 मेगावाट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीका से, ठीक है। अब देखो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का एक और फार्मूला होता है PCF
एक होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू लोड फैक्टर गुना यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप लिख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाएगा। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू लोड फैक्टर इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगर आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत लगे, अगर समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53, एज्यूम 6 डिवाइस आर अरेंज्ड इन ए फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी। देखो मेश टोपोलॉजी में क्या बोल रहा है कि क्या है, फुल्ली कनेक्टेड, 6 डिवाइस कनेक्टेड है। तो इसमें हाउ मेनी इनपुट आउटपुट पोर्ट मस्ट ईच डिवाइस हैव। देखो टोटल नंबर ऑफ कितना है, n इक्वल टू कितना हो गया, 6 है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस कितना कनेक्ट कर सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कितना कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपल फार्मूला होता है n-1, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। तो सिंपल आंसर होगा इसका 5। ठीक है, बहुत सिंपल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर 54, एनर्जी मीटर का क्वेश्चन है। इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको भी पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मेजर होता है वो हमेशा किलोवाट आवर में होता है, kWh में होता है। क्या होता है, kWh। अब देखो क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की बात बोला है, ठीक है, तो आपको पता होना जरूरी है कि जो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जो इंडक्शन मीटर होता है, जो इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, 100 एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, 100 एम्पियर्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, यही होता है ना। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई बोले 1 यूनिट में कितना किलोवाट आवर होगा, तो 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अगर इसको आपको जूल में बदलना है, ठीक है, जूल में बदलना है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको आप क्या करेंगे, तो आपको भी पता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिखेंगे h। तो 1 किलोवाट का मतलब कितना हो जाएगा, कितना वाट, 1000 वाट। और 1 आवर के सेकेंड में 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 5। 10 टू द पावर 5 क्या होगा, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड होगा। इसी को हम 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल भी बोल सकते हैं। समझ गए? तो ये क्वेश्चन से लगभग 4-5 क्वेश्चन आपका हो गया। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो है किस प्रिंसिपल का काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो आपको ये भी पता होगा, जब इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का जब डायग्राम उसमें देखेंगे तो उसमें बहुत सारा क्या होता है, ड्राइविंग सिस्टम होता है। ठीक है, बहुत सारा मैकेनिज्म पे काम करता है, ड्राइविंग सिस्टम होता है, मूविंग सिस्टम होता है। तो मूविंग सिस्टम में कभी कभी उसमें जो एक डिस्क रहता है, तो वो जो किस चीज़ का बना रहता है, किस मटेरियल का, तो एल्युमिनियम डिस्क रहता है। ठीक है, एल्युमिनियम रोटर डिस्क माउंटेड होता है जो कि एल्युमिनियम मटेरियल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट डिवाइस इज कैड कैन बी डिवाइड इनटू, कितना होता है इनपुट डिवाइस, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन का है, तो टोटल कितना होता है इसका, 3 कैटेगरीज होता है। अब देखो 3 कैटेगरीज क्या क्या है इनपुट डिवाइस इन कैड, एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो 3 होता है, एक होता है या तो कीबोर्ड होता है जो हम लोग लैपटॉप में लगा के यूज करते हैं, दूसरा होता है जॉयस्टिक्स, और तीसरा होता है ट्रैकर बॉल। ये 3 होता है, क्या होता है, इनपुट डिवाइस, किसके लिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क WPAN is a network of wirelessly connected device around an individual person work space ranging from 1 मीटर से 100 मीटर तक में। IEEE स्टैंडर्ड का WPAN का क्या कोड होता है, तो इसका जो कोड होता है 802.11
15 15, ये होगा आप इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, पीछे भी आ चुका है ऑलरेडी लोड फैक्टर वाली। यहाँ पे देखो क्या क्या पूछ रहा है। द ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ जनरेटिंग स्टेशन इज कंसिडर एज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द मैक्सिमम लोड ऑफ 30 मेगावाट टू मिनिमम लोड ऑफ 20 मेगावाट। मैक्सिमम कितना लोड है 30 मेगावाट, मिनिमम कितना है 20 मेगावाट। द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट दिया हुआ, प्लांट का कैपेसिटी कितना है 35 मेगावाट। द लोड फैक्टर निकालना है, ठीक है। लोड फैक्टर निकालना है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकालना है और यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालना है। तो लोड फैक्टर आपको पता है क्या होता है, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, पहले हम इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना बोल रहा है आप देखो यहाँ पे, मैक्सिमम लोड क्या है 30 मेगावाट, मिनिमम कितना है 20। तो इसका अगर डायग्राम बनाएंगे ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं हम 20 मेगावाट है, ठीक है। और ये हो गया 30 मेगावाट, मैक्सिमम यही है ना। और ये कितना होता है 1 ईयर, यानी ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व, मतलब 1 ईयर में का ये हो गया। मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 30 मेगावाट है। अब इसका हमको एवरेज लोड निकालना। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज लोड आपको कैसे निकालना है। एवरेज लोड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो 1 ईयर का है, 1 ईयर का है, मैक्सिमम लोड इतना और मिनिमम लोड 20 किलोवाट 20 मेगावाट। तो 1 ईयर को पहले हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, आवर में, कितना आवर होगा, ठीक है। देखो 1 ईयर इक्वल टू 365 दिन होगा एक साल में, और अगर घंटा में बदलना है 365 इंटू कितना करेंगे 24। जब इसको करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 8760 डेज। अब यहाँ तक आ गया, कितना निकल गया 8760 डेज, मतलब एक ईयर में डेज नहीं आवर, सॉरी इतना डेज नहीं इतना आवर, क्योंकि मैंने क्या कन्वर्ट कर लिया 1 ईयर को आवर्स में। तो 8760 घंटा हुआ, ठीक है। अब इसको हमको एवरेज निकालना है, एवरेज कितना लोड होगा। तो आपको सिंपल है, एवरेज लोड निकालने के लिए कितना पड़ेगा, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया प्लस ई रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसको इसे डिवाइड करना पड़ेगा 8760 से। तो आपको पता है कि अगर इसका हमको लोड एवरेज लोड निकालना है, एवरेज लोड, तो क्या होगा, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है, बेस यही है ना। तो बेस कितना हो गया, टोटल आवर्स कितना हो 8760 इंटू हाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, तो यहाँ कितना होगा 10, तब न जाके 30 होगा। तो यहाँ 10 हो गया, प्लस इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस कितना हो जाएगा टोटल। अब नीचे का, ये तो ऑलरेडी ट्रायंगल का ले लिया, और रेक्टेंगुलर का लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ क्या है इसका, लेंथ है ये, ब्रीथ है ये, नहीं ब्रीथ ये हो गया, लेंथ 20 हो गया, इंटू 20 इंटू कितना हो गया 8760, क्योंकि मैं पर डे का निकाल रहा हूँ, ठीक है, मतलब पर आवर का। बट बाय कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 8760। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो एवरेज लोड होगा AL, एवरेज लोड कितना आएगा 25 मेगावाट। बस एवरेज लोड अगर आपका निकल गया तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। एवरेज लोड कितना आ जाएगा 25 मेगावाट। मुझे पूछ क्या रहा है, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड, यही ना। तो अब एवरेज लोड आपको पता है 25, अब मैक्सिमम आपको पता है 30 दिया हुआ क्वेश्चन में। 25 में 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.833। तो पहला लोड फैक्टर आ गया। देखो 833 3 ऑप्शन में, लेकिन मुझे क्या निकालना, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी निकालना है, PCF। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा, ऊपर कर देता हूँ मैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या बोले, एवरेज लोड बाय प्लांट कैपेसिटी, यही बताए थे ना।
ऊपर भी ऑलरेडी आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एवरेज लोड क्या है, एवरेज लोड आपका 25 निकल गया और प्लांट कैपेसिटी ऑलरेडी दे रखा क्वेश्चन में 35। 25 में 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.14 0.714, ठीक है 0.714। तो 0.714 क्या हो गया PCF। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालना PUF। देखो यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है फॉर्मूला, मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड कितना हो गया, मैक्सिमम डिमांड 30 है और टोटल कनेक्टेड लोड कितना है, प्लांट कैपेसिटी मतलब कनेक्टेड लोड कितना है 35, तो 30/35 तो कितना हो जाएगा 0.857। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा 0.833, 0.714 और 0.857। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बस आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है, जिस तरह से क्वेश्चन का बोल रहा है आप वैसे वैसे करते जाओ तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में आप तो क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। नेक्स्ट है 58, हाई मॉइस्चर वाटर कंटेंट इन ए वायल यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर व्हील। मतलब ज़्यादा मॉइस्चर होगा ट्रांसफार्मर के वायल के अंदर तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द वायल एंड लीड टू फ्लैश ओवर। इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि मॉइस्चर रहने से क्या होगा, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वायल का, ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल है उसका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण फ्लैश ओवर हो जाएगा। फ्लैश ओवर मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर आग लग सकती है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, हैवी शॉर्ट सर्किट। तो अब देखो एक और चीज़ एग्जाम में आता है कि जो एक होता है BDV मतलब होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। BDV टेस्ट करते हैं किसके लिए, ट्रांसफार्मर वायल का ब्रेकडाउन वोल्टेज चेक करने के लिए। तो BDV वोल्टेज जो होता है एग्जाम में आएगा 25 kV पर 2.5 mm होना चाहिए, समझ गए, नहीं 25 kV अगर आएगा तो यहाँ पे 70 होना चाहिए, 70 kV से ऊपर होना चाहिए, तो वो माना जाता है कि ट्रांसफार्मर का वायल जो है सही है। एक होता है PPM, पार्ट पर मिलियन, माने 1 मिलियन में 1 पार्ट होगा, ठीक है। तो मिनिमम कितना हो जाएगा ट्रांसफार्मर वायल का 5। तो ये सब प्रैक्टिकल वैल्यू है जो कि आपको याद रखना जरूरी है। अगर BDV पूछेगा 70 kV पर 2.5 mm होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज लोएस्ट व्हेन डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है हमेशा एक से ज़्यादा होता है। एक से ज़्यादा होने से क्या होता है, जितना हाईएस्ट रहेगा उतना क्या होगा, जनरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ द जो जनरेशन होगा उसका लोएस्ट होगा। तो कब होगा, जब डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा तो हाईएस्ट होगा। क्या होगा आंसर, हाईएस्ट। डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख लो, डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा है। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू अमीटर बाय कनेक्टिंग। देखो इस टाइप क्वेश्चन आता है, कभी पूछ देगा गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो जब भी गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आएगा तो जब भी अगर उसको अमीटर में करेंगे तो हमेशा लो रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। बी, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, लो रेसिस्टेंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। अगर वही गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, हाई रेसिस्टेंट इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। ये किस केस में, ये ऑप्शन कब होगा, जब यहाँ पे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपका इस क्वेश्चन से आ गया। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हो गया, अगर यहाँ अमीटर है तो लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, अगर वोल्टमीटर रहेगा तो हाई रेसिस्टेंट इन सीरीज
टू द गैल्वेनोमीटर। अब देखो फ्लेम प्रूफ पूछ रहा है, फ्लेम प्रूफ मोटर आर डिजाइन फॉर, फ्लेम प्रूफ मोटर जो है किसके लिए डिजाइन करते हैं? तो जब भी फ्लेम प्रूफ की बात होगी तो किसके लिए डिजाइन करोगे आप? तो यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन 1 यानी एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर। क्या होगा इसका आंसर? एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो एक क्वेश्चन आरएल फिल्टर से पूछा, लो पास आरएल फिल्टर। लो पास आरएल फिल्टर का मतलब क्या होता है? देखो जब भी फिल्टर की बात होगी, लो पास, हाई पास, बैंड पास, बैंड रिजेक्ट, तो लो पास मतलब लो फ्रीक्वेंसी को ही सिर्फ पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। सिंपल है, लो पास फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। उसको लो पास फिल्टर कहते हैं। लो पास आरएल फिल्टर का जो है, अगर आप इसको सर्किट बनाएंगे तो सिंपल ऐसे बना सकते हो। यहाँ पर एक इंडक्टर रहता है, ठीक है, वो कनेक्ट रहता है किससे? रेसिस्टेंस से। और यहाँ पे ये हो गया क्या? एल, ये हो गया आर, ये हो गया इनपुट वोल्टेज इनपुट, ये हो गया वोल्टेज आउटपुट। तो आउटपुट बाय इनपुट का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जो रेशियो आएगा, जब इसको आप करेंगे, बहुत सिंपल है, नेटवर्क अगर आपको पता है तो ऐसे यहाँ से करंट आ जाएगा, तो इस तरह से आप करोगे तो इसको आसानी से आंसर इसका क्या आ जाएगा? V आउट बाय V इनपुट इक्वल टू 1/1 प्लस j ओमेगा L बाय R। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर ऑफ प्योर साइन वेव। फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है किसका? प्योर साइन वेव का। प्योर साइन वेव मतलब जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, प्योर साइन वेव है, ठीक है। तो प्योर मतलब जो सिंपल हम लोग जो इस तरह का दिखाते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर साइन वेव, ठीक है। तो इसको हम IM बोलेंगे, मैक्सिमम करंट, यहाँ हम बोलेंगे मिनिमम, I मिनिमम, ये माइनस में होगा, ठीक है। ये ओमेगा टी टाइम, तो ये हो गया आपका प्योर साइन वेव। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, यही होता है ना। आरएमएस क्या होता है? अगर प्योर साइन वेव है, प्योर साइन वेव है तो आरएमएस क्या होगा? आरएमएस होगा IM/√2 और एवरेज रहेगा तो 2IM/π, यही होगा ना। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? IM कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 1/√2 इंटू π/2 हो जाएगा। तो जब इसको आप π/2 √2 करेंगे तो 1.11 आएगा ऑप्शन। सही आंसर क्या होगा? 1.11, ठीक है। तो ये हो गया प्योर साइन वेव हो गया, इसका फॉर्म फैक्टर हो गया। अगर इसी को हाफ वेव पूछता, ये प्योर साइन वेव मतलब फुल वेव हो गया, अगर हाफ वेव पूछता तो उसका जो होगा फॉर्म फैक्टर वो भी आप लिख लो 1.57 होगा। नेक्स्ट है इफिशिएंसी ऑफ कोल फायर थर्मल पावर प्लांट में बी इम्प्रूव्ड बाय। इफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आप? सिंपल देखो क्या क्या ऑप्शन है। रिड्यूसिंग लोड ऑन द प्लांट, लोड को रिड्यूस करके आप इफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ कोल बर्न मतलब कोयला को आप ज़्यादा जला के इंक्रीज कर सकते हो, ये भी गलत है। आवश्यकता अनुसार ही जला सकते हैं ना, जितना उसका कैपेसिटी होगा, ठीक है, जितना उसका क्या होगा हीट एनर्जी जितना वो दे सकता है उतना ही जला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यूजिंग लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ दैट, मतलब कोल फायर थर्मल पावर प्लांट में इफिशिएंसी आप कब इंप्रूव कर सकते हो? जब हाई प्रेशर स्टीम डालेंगे। कहाँ पे? कहाँ पे डालोगे हाई प्रेशर स्टीम? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, कहाँ पे डालोगे? नहीं पता? तो जो स्टीम टरबाइन होता है, ठीक है, स्टीम टरबाइन, वहाँ पे डालेंगे टरबाइन के पास। तो वहाँ पे टरबाइन से क्या होता है? कपल रहता है जनरेटर, ठीक है। जितना प्रेशर से स्टीम जाएगा उतना तेज़ घूमेगा, तो उससे कपल्ड क्या रहता है? जनरेटर। फिर जनरेटर भी उतना जितना तेज़ घूमेगा उतना तेज़ मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा, तो क्या होगा? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, या इफिशिएंसी होगा उसका प्लांट का।
तो इंक्रीज प्रेशर ऑफ द स्टीम, इफिशियंसी ऑफ कोल फायर थर्मल पावर प्लांट में बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीज प्रेशर ऑन द स्टीम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इन 1983 द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट सरकारिया कमीशन टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन, ये देखो अब जीके क्वेश्चन है, तो आपको भी पता होगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच समन्वय बैठाने के लिए सरकारिया कमेटी का गठन किया गया था, कमीशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्टिव एलिमेंट इन ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पूछा है, तो एक्टिव एलिमेंट क्या क्या होता है यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। देखो जब भी एक्टिव और पैसिव के बारे में पूछेगा, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो क्या कर सकता है, उसके पास इतना कैपेसिटी हो कि वो एनर्जी क्या करे, डिलीवर कर सके। क्या कर सकता है? एनर्जी को डिलीवर कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट होता है जो सिर्फ अपने ऊपर ऑब्जर्व कर सकता है एनर्जी को, ठीक है, वो डिलीवर नहीं कर सकता, उसको हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। तो एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल हो गया वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट सोर्स और क्या है? जनरेटर क्या करता है? जनरेट करता है वोल्टेज, क्या है? ये सोर्स है, एनर्जी का एक सोर्स है। तो ये हो गया एक्टिव एलिमेंट। एक होता है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या क्या हो गया एग्जाम्पल? पैसिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट होता है जो क्या करता है? एनर्जी को रिसीव करता है, ठीक है, या तो एनर्जी को रिसीव करके या डिसिपेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है, या सप्लाई करेगा एनर्जी को। तो इसको क्या बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या क्या होता है? इंडक्टर, कैपेसिटर, रसिस्टर और ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या क्या होता है? रसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर। अब देखो ट्रांसफार्मर क्यों होता है? देखो ट्रांसफार्मर एक्ट एज ए पैसिव कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं? वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, करंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन पावर जो है हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसमें? ट्रांसफार्मर में। इसलिए ट्रांसफार्मर एक्ट एज ए पैसिव एलिमेंट। एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे 66 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको अब आसानी से ऑप्शन से मार सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव एलिमेंट इन द, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स एंड जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है इन ए डाटा कम्युनिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कन्वर्ट डिजिटल डाटा इन द फॉर्म ऑफ सिक्वेंशियल ऑफ बिट टू डिजिटल सिग्नल। तो इसको बोलते हैं लाइन कोडिंग। क्या बोलते हैं? लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग का सिंपल डिफिनेशन ही होता है कन्वर्ट डिजिटल डाटा इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बिट्स टू ए डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। दो बोल रहा है यहाँ पे 100 वाट का 330 वोल्ट का लैंप है, कनेक्टेड है कितना से? 330 वोल्ट से। दो लैंप है, ठीक है, ऐसे बना दो, लैंप 1 लैंप 2, ठीक है। लैंप के कैसा होता है? ऐसा रहेगा। सप्लाई वोल्टेज क्या है? 330 वोल्ट। ये तो सप्लाई वोल्टेज है किसका? लैंप में हम सप्लाई कर रहे हैं 330 वोल्ट। और लैंप का जो रेटिंग है, ये जो है ये रेटिंग है लैंप का, पहला लैंप का, दूसरा लैंप का, ये रेटिंग है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चंस में आप लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हो कि कैसे करेंगे। सिंपल है, ये लैंप आपको पता है इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा ना। लैंप का दिया हुआ रेटिंग कितना वाट, कितना है? 100 वाट का लैंप है और 330 वोल्ट का वोल्टेज रेटिंग है इसका। तो मुझे इसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो R इक्वल टू क्या होता है? रेसिस्टेंस V²/P होता है, क्योंकि पावर दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ, R निकल जाएगा। तो V² मतलब 330 का स्क्वायर बाय P यानी 100। तो इसको करेंगे तो 33 × 33 साइड 1089, आप देख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद है इतना होता है। तो इतना ओम निकल गया L1 लैंप 1 का रेसिस्टेंस। लैंप 2 क्या हो गया? लैंप 2 हो गया ये हो गया 110 वोल्ट सप्लाई है इसमें। और लैंप का जो रेटिंग है कितना है? 100 वाट, 100 वाट बाय 110 वोल्ट।
तो इसका भी रेसिस्टेंस आप उसी तरह निकाल सकते हो। R इक्वल टू, इसको लैंप 1 को R1 मान लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस R2 मान लेते हैं। R2 इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, यही होगा ना। V स्क्वायर मतलब 110 का स्क्वायर बाय 110, तो क्या हो जाएगा 110 ही होगा ना। 110 नहीं, 110 का स्क्वायर बाय 110 क्या इतना हो जाएगा 00 सॉरी नहीं, पावर क्या है 100 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। 11 इंटू 11 121 ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस। और ये कितना हो गया 1089। तो अब क्या बोल रहा है, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो टू देयर रेसिस्टेंस। तो रेशियो क्या हो जाएगा R1 बाय R2 कर दीजिए। R1 बाय R2 क्या हो जाएगा 1089 बाय 1:1। तो इसको 9 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप उसका रेसिस्टेंस निकाल लो। कभी सीरीज में रहेगा इस टाइप क्वेश्चन, कभी पैरेलल में रहेगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सिंपल रेसिस्टेंस निकाल लो, वोल्टेज आपको दिया रहेगा, उसके बाद करंट, उसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है। मैं और आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप्स का, तो उसमें इसके बारे में अलग से एक्सप्लेनेशन और देंगे। अगर सीरीज में रहेगा तो क्या करेंगे, पैरेलल में रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक मोटर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर। देखो इस टाइप क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। पूछ रहा है मैक्सिमम परमिसिबल राइज ऑफ मोटर्स, मतलब मोटर में हम किस टाइप का इंसुलेशन यूज़ करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मोटर में हम किस टाइप का इंसुलेशन यूज़ करते हैं। तो मोटर में जो है हम लोग क्लास सी इंसुलेशन यूज़ करते हैं। क्लास सी क्यों करते हैं, क्लास सी का जो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री से ऊपर होता है, ठीक है। और ये अप टू कितना जाएगा 225 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रहेगा। क्लास सी का क्या होता है 180 डिग्री सेल्सियस। और क्लास सी में जो मटेरियल होता है, कौन कौन सा मटेरियल क्लास सी के अंदर आता है, कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में भी पूछ देगा। तो क्लास सी में जो मटेरियल्स आता है, क्लास सी आप लिख लो क्या क्या मटेरियल्स आता है। माइका हो गया, ठीक है, पोर्सिलिन हो गया, पोर्सिलेन, फिर ग्लास हो गया, क्वार्ज हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया क्लास सी का। कितना होता है क्लास सी का 180 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसमें कभी कभी क्लास वाई के बारे में पूछेगा, तो क्लास वाई का जो होता है अप टू 90 डिग्री होता है, अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्लास ई का पूछेगा तो अप टू 120 डिग्री, और क्लास ए पूछेगा तो अप टू 105 डिग्री। तो ये सब याद रखिए आप लोग, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास वाई हो गया, क्लास वाई अप टू 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्लास वाई में भी कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूछ लेगा, तो क्लास वाई में जो मटेरियल यूज होता है जो कि अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो उसका क्या क्या होता है, कॉटन, सिल्क और पेपर। क्या क्या होता है, कॉटन, सिल्क एंड पेपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर फ्लक्स कैन बी वेरीड बाय। फ्लक्स को आप कैसे वेरी कर सकते हो डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो हमेशा जब भी डीसी शंट मोटर के बारे में आएगा तो डीसी शंट मोटर क्या होता है, डीसी शंट मोटर का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मोटर, यहाँ पे शंट, ठीक है, ईबी, और ये हो गया यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस जो कि यहाँ ऐसे रहता है, ठीक है। आर ए हो गया, ये आर एस एच हो गया, ये क्या हो गया आपका डीसी शंट मोटर हो गया। तो यहाँ पे आप स्पीड अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप क्या करेंगे, कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेसिस्टेंस इन सीरीज विद द शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे,
ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाएंगे क्या करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए टीसी शंट मोटर में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 71, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइस ओनली। पैसिव डिवाइस जब ऑलरेडी अभी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, पैसिव डिवाइस क्या क्या होता है, तो रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर। क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसफार्मर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब क्या है, पैसिव डिवाइस है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर आर्क एक्सटिंक्शन इन ए सर्किट ब्रेकर द रेसिस्टेंस ऑफ आर्क कैन बी इंक्रीज बाय। देखो आर्क एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है, और यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछा है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट क्या करता है, ब्रेक करता है सर्किट को। ब्रेक मतलब हो गया, सपोज करो कि यहाँ पर इस तरह से 3 है RYB, ये भी RYB है, ठीक है, ये क्या है, ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर। अब हमको आइसोलेट करना है दोनों को, मतलब इधर से जो करंट जा रहा है IR, IY, IB, 3 फेज करंट जा रहा है अलग अलग, इसको हमको ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे। अब ये जो है इसके थ्रू जो वोल्टेज है, हम इसको बोलते हैं कि 11 kV का लाइन है, ठीक है, 11 kV का क्या है, लाइन है, यहाँ पर ब्रेकर लगा हुआ है। तो इस ब्रेकर को अगर हम सडनली ब्रेक करेंगे, मतलब पहले ऑन कंडीशन में रहेगा, ठीक है, ऑन से हम क्या करेंगे, ऑफ में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, ऑन से ऑफ करेंगे, तो क्या होगा, आर्क क्या होगा, ऑफ करेंगे उस टाइम भी आर्क जनरेट होगा, ऑन करेंगे उस टाइम भी आर्क जनरेट होगा। वो आर्क इतना हैवी रहेगा कि उस जो सर्किट ब्रेकर के अंदर जितने भी इक्विपमेंट हैं, ठीक है, जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा वो क्या होगा, इग्नाइट हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसको, उस आर्क को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्क को की लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे हम लोग, आर्क की लेंथ को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द आर्क, मतलब आर्क की लेंथ को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द आर्क इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल एरिया इन द सीरीज, स्मॉल आर्केट, सॉरी, स्मॉल आर्क इन द सीरीज। तो उसको हम लोग क्या, छोटा छोटा भाग में डिवाइड करेंगे ताकि जो आर्क है स्प्लिट हो जाए और उसको आसानी से एक्सटिंग्यूश कर दें। एक्सटिंग्यूश मतलब, एक्सटिंक्शन मतलब होता है बुझाना, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द आर्क मतलब सिंपल समझ लीजिए, द रेसिस्टेंस ऑफ द आर्क कैन बी इंक्रीज बाय स्प्लिटिंग द आर्क। क्या होगा, स्प्लिटिंग द आर्क करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर आर्क्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आर्क को एक्सटिंक्शन करेंगे, मतलब आर्क को बुझाएंगे। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट्स एंड डायरेक्शन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू। इसका सिंपल आंसर होगा गांधीयन, सोशलिस्टिक एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। SCR के बारे में पूछा है, सिलिकॉन कंट्रोल रिएक्टिफायर। तो द मिनिमम फॉरवर्ड करेंट दैट फ्लो थ्रू द सिलिकॉन कंट्रोल रिएक्टिफायर टू कीप इट इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। जब भी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कब होगा, जब लैचिंग करंट क्या होगा, जब मिनिमम फॉरवर्ड करंट फ्लो थ्रू द सिलिकॉन कंट्रोल रिएक्टिफायर, तो उसको क्या बोलेंगे, लैचिंग करंट। आपको क्वेश्चन से ही लगता है सिंपल, अगर आपको लैचिंग करंट का डिफिनेशन पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम में आता है, लैचिंग करंट जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट, ठीक है, लैचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो एक तो ये सिलिकॉन कंट्रोल रिएक्टिफायर के बारे में पूछा है, SCR। तो SCR में क्या होता है, कितना लेयर होता है, 4 लेयर, और क्या होता है, 3 जंक्शन, 4 लेयर 3 जंक्शन। क्या क्या होता है, 4 लेयर, PN होता है, ठीक है। तो PN कैसे, मतलब इसको ऐसे होगा, सपोज करो PN। अब देखो कितना जंक्शन हो गया, 1 2 3 जंक्शन हो गया, लेयर 1 2 3 4 लेयर हो गया। और इसमें टर्मिनल क्या क्या होता है, एनोड, कैथोड और क्या होता है, गेट, एनोड, कैथोड, गेट। और एक और चीज़ इसमें होता है, लैचिंग करंट जो होता है
देखो लैचिंग करंट क्यों यूज करते हैं, लैचिंग करंट क्यों यूज करते हैं? लैचिंग करंट हमेशा जो SCR होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, उसको बंद करने के लिए करते हैं, और होल्डिंग करंट हमेशा ऑन करने के लिए करते हैं। किसको? SCR को। इसको ऑन स्टेट में लाने के लिए करते हैं, इसको ऑफ स्टेट में लाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हो गया, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन जो कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है द फिनोमेना बाय व्हिच receiving in voltage rises above sending in voltage during lightly loaded condition in a long transmission line। जब रिसीविंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फेरेंटी इफेक्ट बोलेंगे। सिंपल डिफिनेशन है फेरेंटी इफेक्ट। और एस्किन इफेक्ट क्या होता है? फेरेंटी इफेक्ट का समझ गए? कभी कभी क्वेश्चन एस्किन इफेक्ट आएगा, कोरोना इफेक्ट आएगा। तो एस्किन इफेक्ट जो क्या होता है कि जो भी सरफेस होता है कंडक्टर का जो सरफेस होता है उस पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होता है ओवर द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज रेफर्ड एज एस्किन इफेक्ट। आप लिख सकते हो एस्किन इफेक्ट इज डिफाइंड एज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ओवर द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज रेफर्ड एज द एस्किन इफेक्ट। ठीक है। कोरोना इफेक्ट आपको पता है, कोरोना इफेक्ट जो होता है आयोनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग एयर अराउंड द कंडक्टर, जिसके कारण क्या होता है कोरोना इफेक्ट। और कोरोना इफेक्ट हमेशा ह्यूमिड वेदर में होता है। ठीक है, रेनी सीजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज रेंज ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज इन हाई टेंशन केबल? तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो बहुत आता है। ठीक है, रेंज पूछता है, रेंज क्या क्या रेंज किसका होता है। तो इसका मैं सिंपल एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसका आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो क्योंकि किसका बोल रहा? केबल का, हाई टेंशन केबल का। तो केबल में अलग अलग होता है, लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, तो उसका अलग अलग होता है। ठीक है, वोल्टेज लेवल। जैसे लो टेंशन पूछेगा LT, तो LT में होता है 0 to 1 kV। हाई टेंशन HT आप लिख लो, हाई टेंशन केबल अगर रहेगा, LT केबल रहेगा 0 से 1 kV, हाई टेंशन रहेगा तो 1 to 11 kV। सुपर टेंशन ST मतलब सुपर टेंशन, ST रहेगा केबल तो 11 से 33 kV तक रहेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा हाई टेंशन EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल रहेगा तो उसका होगा 33 to 66 kV। ठीक है, वोल्टेज लेवल। एक होता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, एक एक्स्ट्रा HT होता है, एक एक्स्ट्रा सुपर टेंशन होता है जिसका क्या होता है 66 kV से ऊपर, हाई 66 kV से ऊपर जो भी रहेगा EST में आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा आप देखो, यहाँ से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज इन हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन 1 से 11 kV, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 से 11 kV। अगर यहाँ पे 30 एबव 33 kV में EST पूछता तो 30 एबव 33 kV होता। ठीक है, तो इस चार्ट को आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका है? केबल का रेटिंग के अनुसार है, किसको लो टेंशन, किसको HT, किसको सुपर टेंशन, किसको एक्स्ट्रा हाई टेंशन या किसको एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल बोलेंगे। रेंज क्या होगा उसका वोल्टेज का, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो आसानी से एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी जब भी आप रिवीजन करेंगे तो। नेक्स्ट है 77, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर इज प्रीफर्ड फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। देखो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में किस टाइप का मोटर यूज करते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग में हमेशा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज होता है। ठीक है, अब देखो मोटर का एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ गया तो आपको एप्लीकेशन पता होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन में क्या क्या है तो मैं अभी यहाँ पे एक लिख देता हूँ, तो आप भी इसका भी एक नोट बना लीजिएगा। देखो पहला DC सीरीज मोटर बहुत आता है एग्जाम में, DC सीरीज मोटर का एप्लीकेशन आप लिख लो क्या क्या हम यूज करते हैं। DC सीरीज मोटर का जो हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम, पहला एग्जांपल क्या है ट्रैक्शन में। ठीक है, ट्रैक्शन सिस्टम में। दूसरा हो गया आपका क्रेंस हो गया, एयर कंप्रेसर, वैक्यूम क्लीनर, तो ये सब
उसके बाद एक और होता है स्विंग मशीन, सिलाई मशीन में भी यूज़ करते हैं स्विंग मशीन। तो ये हो गया डीसी सीरीज मोटर। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर, जो कि एग्जाम में पूछा है। सिंक्रोनस मोटर कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? सिंक्रोनस मोटर का जो है हम लोग यूज़ करते हैं वॉचेज में, जो घड़ी में हम लोग पहनते हैं, वॉचेज, रिकॉर्ड प्लेयर। अब तो रिकॉर्ड प्लेयर्स बंद ही हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल है बॉल मिल्स। यूनिवर्सल मोटर आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं यूनिवर्सल मोटर, इसका भी एप्लीकेशन लिख लीजिए। यूनिवर्सल मोटर का कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? ब्लोअर में, मिक्सर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, ग्राइंडर जिसको बोलते हैं, यानी किचन एप्लीकेशन जो भी है। पॉलिशर मशीन देखे हैं, बूट पॉलिश मशीन, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर ही यूज होता है। पोर्टेबल ड्रिल्स में तो बहुत सारा ड्रिल्स मोटर का। और लिख लो एक दो, जैसे टेबल फैन हो गया, टेबल फैंस, हेयर ड्रायर्स में ग्राइंडर, ऑलरेडी मिक्सर और ग्राइंडर एक ही होता है। तो ये क्या है? एप्लीकेशन है सबका अलग अलग, ठीक है। और स्लिप रिंग बच गया, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लिप रिंग का क्या क्या होता है इसका जो यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला तो हो गया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ऑलरेडी है। दूसरा क्या क्या हो सकता है? और इसका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही एग्जांपल है एक, ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का मोस्टली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग जो घर में जो मोटर यूज़ करते हैं उसमें भी होता है, जो किसके लिए? वाटर लिफ्टिंग पंप के लिए, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। 78 आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साउट टू मेक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर ए फंडामेंटल राइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंसर्टेड इन दिस आर्टिकल। तो ये भी जीके क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ क्लॉक पीरियड फॉर द मशीन साइकिल ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर ऑफ 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी? तो यहाँ पे क्या दिया है? क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी किसका? तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ कितना? 16 मेगाहर्ट्ज। और क्या पूछा है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर का क्लॉक पीरियड, यही ना। तो आपको पता है 16 मेगाहर्ट्ज है और क्लॉक पीरियड टोटल कितना होता है? 12। तो FT पहले हम निकालते हैं। FT क्या हो गया? 16/12, तो कितना हो जाएगा? 4/3 मेगाहर्ट्ज। अब हमको क्या निकालना है? टाइम। T इक्वल टू क्या होता है? 1/FT। तो 1/FT मतलब 3/4, तो 0 क्या हो जाएगा? 75। यहाँ क्या मेगा है तो माइक्रो हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.75 माइक्रो सेकेंड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और मशीन साइकिल का क्योंकि 12 इसलिए लिए हैं, तो टोटल कितना स्टेट होता है? 12 स्टेट होता है क्लॉक पीरियड का, ठीक है। नेक्स्ट, the relationship between number of turn of a primary winding and number of turn of secondary winding of isolating transformer। आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर का हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ठीक है। जितना प्राइमरी वाइंडिंग होगा उतना ही सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ठीक है। जो भी है N1 इक्वल टू N2 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द मोटर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन रेलवे ट्रैम्स एंड ट्रॉली। देखो अभी जस्ट मैंने अभी पीछे लिखा एप्लीकेशन रेलवे ट्रैम्स, रेलवे मतलब ट्रैक्शन में डीसी सीरीज मोटर, सिंपल। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे अलग अलग आएगा, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, ठीक है। डीसी शंट मोटर का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये भी मैं लिख देता हूँ। डीसी शंट सीरीज का तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। डीसी शंट मोटर का आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो डीसी शंट मोटर का जो है कहाँ कहाँ पे होता है? लेथ मशीन देखे होंगे वहाँ पे होता है, ब्लोअर में होता है, ठीक है, एंड फैन, ठीक है, डीसी शंट।
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो है कहाँ कहाँ पे यूज होता है बताए थे, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप ठीक है। नेक्स्ट हो गया ब्लोअर्स तो ऑलरेडी आ चुका है ठीक है। स्मॉल फार्मिंग अप्लायंसेस, जो फार्मिंग के लिए जो यूज करते हैं, स्मॉल फार्मिंग अप्लायंसेस, टूल्स, वॉशिंग मशीन, तो यहाँ सब क्या करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। स्टीपर मोटर का यूज रोबोटिक्स, जो कि सबसे अच्छा एग्जांपल है रोबोटिक्स, टेलीस्कोप, मोस्टली इसमें जो एग्जांपल आता है ना रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। डिस्क ड्राइव में, जो हम लोग कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव होता है उसमें भी स्टीपर मोटर का यूज करते हैं ठीक है, डिस्क ड्राइव्स। तो ये सब एग्जांपल हो गया, इसको आप कहीं एक पेज में लिख लेना ताकि रिवीजन करते समय आपको आसानी होगा। एप्लीकेशन हमेशा एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एप्लीकेशन ज़रूर पूछता है मोटर का। नेक्स्ट है 82, ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर हैज 12 पोल एंड ऑपरेट फ्रॉम 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मोटर। सिंपल है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है, तो n इक्वल टू क्या होता है, NS 120 इंटू F/P, ये फॉर्मूला होता है ना। तो 120 फ्रीक्वेंसी आपको 50 दिया हुआ, पोल दिया हुआ 12, तो कितना हो जाएगा 500 RPM। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये पूछा था सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए। एक कांस्टेंट करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू ए डीसी सर्किट, कोई डीसी सर्किट है उसके थ्रू क्या करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द सर्किट एवरी मिनट। अब देखो टोटल करंट I इक्वल टू क्या होता है, 3 एम्पियर सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू सर्किट एवरी मिनट, टाइम दिया हुआ 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना हमको। बहुत सिंपल है, आप देखो आपको ये पता है I इक्वल टू क्या होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, dQ/dt होता है, ये तो पता है। dQ चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या होता है, करंट। अगर आपको ये भी पता है कि चार्ज जो होता है, चार्ज क्या होता है, N इंटू इलेक्ट्रॉन ठीक है। N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E हो गया चार्जेज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E हो गया चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको यहाँ से क्या निकाल सकते हो, E मतलब क्या होता है, चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये तो प्रैक्टिकल वैल्यू है। चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 1.6 इंटू, ये आपको पता चल गया ठीक है। आप यहाँ से N निकाल सकते हो, जो हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, N निकालना है। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E ठीक है, Q/E। तो Q क्या होगा, N इक्वल टू क्या, Q क्या होगा, I इंटू T होगा बाई E। I करंट दिया हुआ 3, T दिया हुआ टाइम 60, यही ना। अब बाई इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.12 इंटू 10⁻21, 10⁻21। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बहुत सिंपल है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, dQ/dt करंट होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है, जो कि फिक्स वैल्यू है ठीक है। और हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी N निकालना है। तो N कितना हो जाएगा, 1.12 इंटू 10⁻21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बेस करंट, इमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट। तो इमीटर करंट I इक्वल टू हमेशा क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है। I इक्वल टू IB प्लस IC, फिक्स है, हमेशा होता है ठीक है। एक और यहाँ पे आप इसको BJT का, इसका मैं एक अलग से फार्मूला आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्या क्या होता है, करंट गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है इसका ठीक है। नेक्स्ट है
85. A generating station supply power through 4 feeder. मैक्सिमम डिमांड ऑफ 4 फीडर्स आर दिया हुआ है. फीडर का डिमांड 16 है, 10 है, 12 है, 7 मेगावाट है. फीडर मतलब क्या होता है? फीडर मतलब होता है कि जैसे जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन से यहाँ पे आया, यहाँ से 4 अलग अलग इस बस से अलग अलग फीडर है. किसी की 16 मेगावाट है, इसका कितना है 10 मेगावाट, और इसका कितना है 12 मेगावाट, और इसका कितना है 7 मेगावाट. इस तरह से द ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड ऑन द जनरेटिंग स्टेशन इज 15 मेगावाट. लोड फैक्टर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर एंड नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड एनुअली. ठीक है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर आपको क्या होगा? डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ लिख लो आप, ऑल मैक्सिमम डिमांड बाय सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड बाय ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड. अब देखो सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड कितना है? मैक्सिमम डिमांड कितना है? 4 अलग अलग फीडर का 4 अलग अलग है, तो सबको सम मतलब जोड़, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 16 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 7 बाई. अब इस चारों में मैक्सिमम किसका है? सॉरी, मैक्सिमम ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड कितना दिया? ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड कितना है 15 मेगावाट, तो बटा 15 हो जाएगा. तो डाइवर्सिटी फैक्टर कितना हो जाएगा 3. इसको जब करेंगे 45/15 3 हो जाएगा. डाइवर्सिटी फैक्टर 3 हो जाएगा. तो इसका आंसर आप देख सकते हो 2 में 3 है. तो मुझे अब निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड एनुअली, मतलब एक साल में कितना यूनिट जनरेट करेगा. लोड फैक्टर आपको पता है, लोड फैक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है. तो लोड फैक्टर दे रखा है और मैक्सिमम डिमांड दे रखा है. तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज लोड. तो लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड. तो पी मैक्स डिमांड. तो लोड फैक्टर क्या है 0.6 दिया हुआ है. एवरेज लोड निकालना है, अब बाई पी मैक्स कितना दिया हुआ 15. तो एवरेज कितना निकल जाएगा? एवरेज लोड 15 इंटू 0.6 9 क्या हो जाएगा मेगावाट. एवरेज लोड निकल गया. अब आपको निकालना है कितना? देखो एवरेज लोड निकल गया. अगर क्वेश्चन एवरेज लोड पूछता तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर देते, ठीक है. लेकिन पूछा क्या है कि मैक्सिमम डिमांड ऑन द जनरेटिंग नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड. ऑलरेडी डाइवर्सिटी फैक्टर 3 निकल चुका है. क्या हो गया 3. अब नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड एनुअली, साल में कितना एनर्जी जनरेट करेगा. तो एवरेज लोड आपको पता है, एवरेज लोड इक्वल टू क्या हो गया एरिया अंडर कर्व. एरिया अंडर कर्व मतलब टोटल कितना जनरेटिव एनर्जी जनरेट किया. एरिया अंडर कर्व बाय टोटल कितना बताए थे 8760 आवर्स एक साल में, क्योंकि एनुअली पूछा है. तो एरिया अंडर कर्व मतलब यही हो गया नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड. इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड. नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इक्वल टू हो जाएगा 8760 गुना एवरेज लोड. एवरेज लोड ऑलरेडी निकल गया है यहाँ पे 9 इंटू 9 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 78840. और ये डाइवर्सिटी फैक्टर 3 और नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड एक साल में कितना मेगावाट 78,840 मेगावाट आवर, ठीक है. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ. 86 इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इन ए फोर्स इज 160 पर KVA ऑफ मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, एंड 10 पैसा पर यूनिट कंज्यूम. इफ द लोड फैक्टर इज 50% द अप्रोक्सीमेट ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट एट ए लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.85. तो सिंपल है. इस क्वेश्चन को बस आप समझना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन को कैसे इसको बनाएंगे. सिंपल है. देखो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इन ए फोर्स मतलब 160 रुपया लगता है पर KVA ऑफ मैक्सिमम डिमांड. हर एक KVA में 160 रुपया इलेक्ट्रिसिटी लगता है. किसका? मैक्सिमम डिमांड का, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं कि मैक्सिमम डिमांड चार्ज, ठीक है, चार्जेज ही है ना 160 पर यूनिट. पर यूनिट मतलब एक यूनिट में क्या होगा, ठीक है. मैक्सिमम डिमांडेड चार्ज पर यूनिट. तो इसको क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम डिमांड चार्ज क्या है 160
केवीए है इनटू अब देखो यहाँ पे क्या क्या है पर यूनिट, एक यूनिट में लग रहा है 100 बाई कितना हो जाएगा टोटल एक साल का क्या हो जाएगा 8760 आवर्स हो जाएगा इनटू हम क्या चीज़ में लिख रहे हैं देखो cos फाई इक्वल टू किलोवाट बाई केवीए होता है एवरेज पावर बाई एपरेंट पावर cos फाई, तो केवीए इक्वल टू क्या हो जाएगा केवीए इक्वल टू किलोवाट, केवीए इक्वल टू किलोवाट इनटू पावर फैक्टर cos फाई, यही होगा ना। तो यहाँ पे cos फाई कितना हो जाएगा cos फाई कितना दिया हुआ देखो पावर फैक्टर 0.85 इंटू केवीए इंटू क्या है केवीए, क्योंकि केवीए इक्वल टू किलोवाट ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 160 इंटू 100 बाई 8760, एक साल का कितना हो गया इतना आवर्स हो गया इंटू 0.5 पावर फैक्टर, और कितना है यहाँ पे देखो 0.5 क्या हो गया लोड फैक्टर इंटू 0.85, तो ये निकल के आ रहा है कितना 4.29 पैसा। और टोटल क्या है यहाँ पे आप देखो एंड 10 पैसा पर यूनिट कंज्यूम, तो एक यूनिट में कितना हो गया 10 पैसा लग रहा और इसके बाद इतना एक्स्ट्रा लगा 4 पॉइंट, तो 10 प्लस 4.29 कितना हो जाएगा लगभग 14.30 पैसा। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम अलग से डिटेल में करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, इसको अच्छे से हम किसी और दिन अलग से इसको करेंगे, सिंगल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आता है। Which of the following device is also called as a double base diode? देखो डबल बेस डायोड मतलब किसको बोलते हैं यूजेटी को बोलते हैं, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को, इसको क्या बोलेंगे डबल बेस डायोड। नेक्स्ट है 88, अंडर व्हिच jurisdiction of the Supreme Court of India can be President of India obtain legal opinion from the Supreme Court on an issue of public important में किस तरह का ले सकता है उसको बोलते हैं एडवाइजरी, हमेशा एडवाइजरी ही लेगा। सुप्रीम कोर्ट जब भी लेगा क्या लेगा एडवाइजरी जर्डिक्शन लेगा। नेक्स्ट द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना स्टार्ट टू अकर इन ए पावर ट्रांसमिशन लाइन, उसको बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। हमेशा जब मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज पे जब क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज इनिशिएट होता है उसको क्या बोलेंगे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। वो विजिबल नहीं होता है, जब वो विजिबल कब होता है जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। जब कोरोना डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तब विजुअल होता है, ठीक है, उसको विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना स्टार्ट टू अकर इन ए पावर ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होता है, ठीक है। एक होता है नी वोल्टेज, नी वोल्टेज क्या होता है इसको बोलते हैं डायोड कट इन वोल्टेज, डायोड कट इन वोल्टेज, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा। मतलब डायोड कट इन वोल्टेज का मतलब हो गया कि मिनिमम वोल्टेज एट व्हिच द डायोड बिगेन टू कंडक्ट हैवली, समझ गए, मिनिमम वोल्टेज एट व्हिच द डायोड बिगेन टू कंडक्ट हैवली एंड द करंट बिगेन टू इंक्रीज रैपिडली इन ए फॉरवर्ड बायस स्टेट, हो गया नी वोल्टेज। फ्लैश ओवर वोल्टेज आपको पता ही है, फ्लैश ओवर वोल्टेज ऐसा वोल्टेज होता है जिसपे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अकर होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड के बीच, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में इंसुलेटर है, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम है, ठीक है, और यहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज 25 kV। एग्जाम्पल के समझो, अब ये दो प्लेट के बीच में ये क्या है इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मीडियम है, तो इसका एक कैपेसिटी होगा ना, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होगा इस इंसुलेटर का। अगर 25 kVA तक होगा सह लेगा, अगर उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर 25 kVA की जगह हम बढ़ा के इसको 50 लगाएंगे तो क्या होगा ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा फ्लैश होगा, फ्लैश वोल्टेज। फ्लैश मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगी मतलब, ठीक है, आर्क प्रोड्यूस होगा, उसी को वो फ्लैश बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं वोल्टेज एट विच इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर बिटवीन टू इलेक्ट्रोड दैट आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर इज नोन एज फ्लैश ओवर वोल्टेज। आप इसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये थ्री स्टेज पूछ रहा है, कैस्केड एम्पलीफायर है। फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर विथ वोल्टेज गेन ऑफ 10, सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर है विद वोल्टेज गेन ऑफ 100, थर्ड स्टेज में 1000। द इफेक्टिव वोल्टेज गेन ऑफ द कैस्केड एम्पलीफायर। ठीक है, तो आपको दिया हुआ अगर A1 मान लेते हैं 10, A2 मान लेते हैं 100 गेन और A3 मान लेते हैं 1000। बहुत सिंपल है। तो टोटल वोल्टेज गेन क्या होगा, 10 गुना 100 इंटू 1000, 10⁻6 हो जाएगा, 6 शून्य है। तो आपको क्या निकालना है, आपको इफेक्टिव वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन ए बी इक्वल टू किस में निकालना है, डीबी में। तो यहाँ लिख सकते हो डीबी, डेसिबल में। तो फॉर्मूला होता है 20 log ए बी। ठीक है, 20 log ए बी की जगह क्या हो जाएगा, 10⁻6। तो 20 इंटू 6 इंटू log 10, log 10 का मान क्या होता है 1। तो 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 120 dB। सही आंसर क्या हो जाएगा, 120 dB। बहुत सिंपल है। फोर्थ स्टेज दे देता तो और चौथा वाला से गुना कर देते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। इन ए प्रैक्टिस इन ए ट्रांसफार्मर हैविंग इलेक्ट्रिकल लॉसेस, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, नो लोड करंट क्या होगा। ट्रांसफार्मर केस में नो लोड करंट हमेशा क्या होगा, लैग करेगा अप्लाइड वोल्टेज का बाय लेस देन 90 डिग्री, मतलब लगभग 75 डिग्री होता है। ठीक है। 92 ए 4.5 वोल्ट माइक्रो प्रोसेसर इज कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट। द सर्किट हैज रजिस्टर इन ए सीरीज विथ एलईडी। ठीक है, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ एलईडी इज 2.3 वोल्ट। एज्यूम दैट स्पेसिफिक मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट ऑफ सर्किट इज 10 मिली एम्पेयर। व्हाट शुड बी द इफेक्टिव रेसिस्टेंस। इफेक्टिव रेसिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो सिंपल है, समझो कि कोई एलईडी है, यहाँ पे मैं 2.3 वोल्ट का कोई एलईडी है और यहाँ एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ मान के चलो एक बैटरी है। ये क्या है, बैटरी। कितना, 4.5 वोल्ट का, माइनस प्लस कर लेते हैं। और ये क्या है, रेसिस्टेंस है। तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप क्या होगा, VR। टोटल इनपुट वोल्टेज इतना है, यहाँ 2.3 यहाँ ड्रॉप कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 4.5 माइनस 2.3 इक्वल टू कितना ड्रॉप हो गया, 2.2 वोल्ट। 2.2 वोल्ट इस रेसिस्टेंस के क्रॉस में ड्रॉप हो रहा है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 I इक्वल टू क्या होगा, 10 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है सर्किट के थ्रू। तो रेसिस्टेंस निकल जाएगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR दिया हुआ 2.2 बाई I क्या है 10 मिली एम्पियर है। तो मिली ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 220 ओम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 220 ओम। इन ए पावर प्लांट इफ द प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू द मैक्सिमम डिमांड, तो क्या होगा, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी विल बी 50%, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी विल बी 0, लोड फैक्टर विल बी यूनिटी या लोड फैक्टर विल बी नियरली 70%। रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, रिजर्व कैपेसिटी इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, ये होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्लांट कैपेसिटी इक्वल टू, प्लांट कैपेसिटी कहाँ है, प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड। जब दोनों इक्वल हो जाएगा, रिजर्व कैपेसिटी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिजर्व कैपेसिटी 0 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, रिजर्व कैपेसिटी विल बी 0। स्ट्रेन गेज के बारे में पूछा है। गॉज फैक्टर क्या होता है, सिंपल फार्मूला है, गॉज फैक्टर इक्वल टू चेंज इन रेसिस्टेंस del R बाय R, चेंज इन del L बाय L। समझ गए, चेंज इन स्ट्रेस बाय चेंज इन स्ट्रेन। तो रेसिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ से गॉज फैक्टर निकाल सकते हो। तो ये क्या है, यहाँ पे 0.15 क्या है, del R दिया हुआ है, R कितना है 250 है। तो इसको लिख सकते हैं 0.15 बाई 250 बाई कितना हो गया, del L बाई ये स्ट्रेन दिया हुआ 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.15
बाय 250 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो गॉज फैक्टर 4 आएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा, 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। 746 किलोवाट का 8 पोल 3 फेज 50 हर्ज इंडक्शन मोटर हैज ए रोटर रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रोटर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.04 ओम, ठीक है, पर फेज। रिएक्टेंस दिया हुआ है XR रोटर का 0.3 ओम पर फेज, ठीक है। फुल लोड टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट 720 RPM, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क। देखो, फुल लोड टॉर्क बाय मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, 2S मैक्स स्लिप एट मैक्सिमम इंटू SFL। फुल लोड पे क्या स्लिप होगा, S मैक्स स्क्वायर प्लस SFL स्क्वायर, मतलब फुल लोड पे स्लिप क्या होगा उसका, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आपको पता है कि मैक्सिमम स्लिप निकालने के लिए S मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम स्लिप इक्वल टू क्या होता है, R2/X2 होता है। क्या होता है, R2/X2। तो आप यहाँ पे आपको क्या निकालना है, स्लिप आपको निकालना है, क्योंकि स्लिप क्या किया क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो स्लिप आपको निकालने के लिए क्या, पहले NS निकालना पड़ेगा। NS इक्वल टू 120 इंटू F क्या है 50 बाय पोल कितना है 8, तो यहाँ से 750 RPM निकल गया। अब हमको स्लिप फ्रीक्वेंसी निकालना है फुल लोड पे, तो क्या हो गया NS माइनस NR दिया हुआ है, रोटर स्पीड देखो बाई NR है ना, यहाँ पे 720 RPM दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 750 माइनस 720 बाई 750। इसको करेंगे तो 0.04 स्लिप आ गया। S मैक्स निकल जाएगा, मैक्सिमम स्लिप क्या हो जाएगा 0.04। S मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.04, मतलब R2 दिया है 0.04 बाई 0.3। मैक्सिमम स्लिप निकल गया कितना 0.133। आ गया आंसर। आपको देखो S मैक्स आ गया, SFL आ गया, तो यहाँ से आपको दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, TFL बाई T मैक्स। जो रेशियो आएगा यहाँ पे पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, इसको रिवर्स कर देंगे, निकाल के देख लो। TFL बाई T मैक्स इक्वल टू 2 इंटू S मैक्स क्या दिया हुआ, स्लिप एट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम स्लिप क्या होगा 0.133 इंटू फुल लोड स्लिप क्या हो गया 0.04 बाई स्क्वायर करेंगे 0.133 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर। जब इसका TFL बाई TM इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.8 हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर देंगे, TM बाई TFL पूछा है तो 1.8 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 1.8। इसका सॉल्यूशन आप इस फार्मूला में आप पुट करके देखेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। यही प्रोसेस आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। Which of the following option has the correct set of statement about silicon control rectifier? It is a current control device। एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, पहला ऑप्शन ये सही है, क्योंकि SCR क्या होता है करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। इट इज ए बायडायरेक्शनल करंट डिवाइस। ये बायडायरेक्शनल होता है क्या, नहीं होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट इट इज ट्रिगर बाय गेट सिग्नल, ट्रू, क्योंकि गेट सिग्नल के थ्रू ही ट्रिगर होता है, मतलब ऑन ऑफ होता है। इट कैन बी यूज फॉर हाई पावर या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये भी ट्रू है, क्योंकि ये हाई पावर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ही यूज होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ट्रू, दूसरा फॉल्स हो जाएगा, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, जब भी इस टाइप का दिखे आर और यहाँ सी दिखे तो क्या है, इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर है। कभी डिफ्रेंशिएटर का भी आ जाता है तो उसका भी आप देख लीजिएगा। इंटीग्रेटर, डिफ्रेंशिएटर, ओपेम, ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। 98 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लोइंग प्रोग्राम
इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है FDH है। नेक्स्ट, फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन मीन्स, फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन मीन्स होता है पोर्शन ऑफ द कोन विच रिमेन्स आफ्टर द कोन्स अपर पार्ट हैज बीन कट ऑफ बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ और पॉइंट ऐड ऑन करने की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बनाऊंगा तो उसमें और एडअप करूंगा, ठीक है। तो आपके कमेंट बॉक्स पे डिपेंड करता है कि आप कमेंट करते हो, क्या क्या चाहते हो, ठीक है। उस अनुसार से फिर हम प्रिपेयर करके बनाएंगे, आपको मटेरियल डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट है द जनरेटिंग स्टेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द डेली लोड कर्व इज करेक्ट। पहला है स्टेटमेंट 1, द एरिया अंडर द लोड कर्व गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड ऑन ए पार्टिकुलर डे। सही है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि द एरिया अंडर द डेली लोड कर्व मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर गिवन द एवरेज लोड ऑन द स्टेशन इन दैट डे। ये गलत है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टोटल एरिया अंडर द लोड कर्व टू द टोटल एरिया ऑफ द मिनिमम रेक्टेंगुलर एरिया। गलत है ये, ठीक है। टोटल एरिया अंडर द लोड कर्व बाय टोटल एरिया ऑफ द लोड, टोटल एरिया ऑफ द कर्व, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे देख लो आप कहाँ पे ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट यहाँ पे देखो ये गलत दिया ऑप्शन, ठीक है। ये क्या होगा? ये ट्रू की जगह फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप लोग को कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।